आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं का सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 29 अगस्त है। आज बहुत ही ख़ास दिन है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हाईपाओ जादोनांग जी की आज पुण्यतिथि है, यानी कि आज उनका डेथ एनिवर्सरी है। हाईपाओ जादोनांग भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका योगदान, उनकी जीवनी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हीं की जीवनी को और गहराई से जानने के लिए, उनके संग्रामी जीवन को जानने के लिए, उनके बारे में बहुत कुछ जानकारियों के साथ मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं श्रीमती हेगुइबामले ङामे जी। आप पेशे से शिक्षिका हैं, यानी कि टीचर हैं, और साथ ही बहुत सारे सामाजिक संगठनों से आप जुड़ी हुई हैं। आप लोदी हेरेका महिला समिति की मेंबर भी हैं और बहुत सालों का इनका एक्सपीरियंस है सामाजिक कार्यों में काम करने का। उन्हीं से हम आज हमारे भारत की स्वाधीनता सेनानी हाईपाओ जादोनांग जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। और इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं स्वागत करता हूं आज की हमारी मेहमान हेगुइबामले ङामे जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हाईपाओ जादोनांग जी के जीवनी के बारे में कुछ रोशनी डालिए, ताकि उनकी जीवनी हम सबको जान पाएँ और हम उनसे सीख पाएँ। सबसे पहले मैं आकाशवाणी हाफलॉन्ग के जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को बहुत गहरे दिल से नमस्कार और धन्यवाद देती भी हूँ कि आज मुझे जो है इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया गया है। जी। तो जैसे कि आपने कहा है कि जादोनांग जी जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो उनको हम सभी जो है जितना जेलियांगरोंग समाज से, जिसमें आपका जेमी आता है, लियांगमाई आता है और रोंगमाई। जी। तो ये सारा जेलियांग, जेमी और रोंगमाई, ये समाज का अंदर उनका बहुत ही सम्मानीय पद पर थे वो। तो लोग उनको जादोनांग का आगे हाईपाओ कह के उनको मतलब सम्मान देते थे या प्यार से उनको पुकारते थे। जी, मतलब हाईपाओ एक सम्मान के साथ लिया गया नाम। जी। लोगों ने उनको एक आख्या दिया है कि वो हाईपाओ जादोनांग करके उनको जानते हैं। जी। तो यदि हम हाईपाओ जादोनांग के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जो है, जैसा आपने कहा है, जानने के लिए जाए तो उनके जीवन बहुत लंबा है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इस कार्यक्रम के द्वारा जो है उनके जीवन को संक्षिप्त रूप में आपके सामने कुछ बता सकूं। जी। तो माना जाता है कि उनका जन्म जो है अभी इम्फाल में, वहाँ से आप लेंगे इम्फाल यानी आप मणिपुर से लगभग 135 किलोमीटर अंदर जाने पर आपको कुम्बीरान नाम का एक गांव है। जी। वहाँ जो है जादोनांग जी का जन्म हुआ है। सन तो आपका निश्चित है कि 1905 को हुआ है। जी। लेकिन तारीख को लेके विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। उस समय शायद वहाँ शिक्षा के व्यवस्था वगैरह की कमी रही होगी, जिसके कारण उनका तारीख जो है एग्जैक्ट किसी के पास में प्रमाण नहीं है। जी। तो उनका जन्म होने के बाद में जो भी बदलाव आया तो आगे जाकर हम जानेंगे। लेकिन उनके पिताजी जो थे एक साधारण कृषक थे, जो कि थ्यूडाई, और उनकी माँ थी चुनुंगल्यू। यानी ये जो है एक विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति की धनवान परिवार से आती थी उनकी माँ। तो उनके परिवार में 3 संतान हुए, जिसमें जादोनांग जी का दूसरा नंबर रहा। जब उनका जन्म होते वक्त किसी ने नहीं सोचा कि इतना जंगल एरिया में रहने वाले कोई बालक जो है आगे जाके पूरा भारतवर्ष में जेलियांगरोंग समाज का नाम रोशन करेगा। किसी के कल्पना के बाहर थे ये। किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार के होगी। लेकिन ये थे कि मतलब बचपन से जादोनांग जी को अपनी माँ के साथ ज़्यादा ही लगाव था। ऐसा तो हर बच्चे का होते हैं जी। लेकिन खास कुछ स्वभाव थे उनका अंदर, जिसके कारण उनके माँ का जो है अपने दूसरे नंबर के बेटे जादोनांग के साथ ज़्यादा लगाव रहा जी। माना जाता है कि वो बचपन से बहुत आज्ञाकारी थे और जो भी उसको बात बताया जाए तुरंत कर लेते थे। और
4-5 साल के थे तभी से कहा जाता है कि वो मतलब एक लंबे नींद में चले जाते थे, समाधि टाइप। जी। तो माँ बहुत चिंतित रहते थे कि इस बच्चे का क्या होगा, भविष्य क्या होगा। के बाद उम्र के साथ ये जो उनका समाधि का जो समय है, जी, कहा जाता है कि 10 दिन तक भी चले जाते थे। अच्छा। 4-5 मतलब उनका जैसा 10 साल 11 साल होते होते तो माँ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती थी कि बेटा अब वापस नहीं आएगा। जी। लेकिन वो जब वापस नींद से वो बाहर आते थे, समाधि से बाहर, तो माँ को वो एक दिन कहा कि माँ, जब मैं नींद की अवस्था में होती हूँ तो आप इस प्रकार का रोना धोना करते हैं, तो मुझे जो तिंकाऊ रागों मतलब भगवान जी। जिसको मैं पूजा करती हूँ, मैं उनसे मुलाकात सपनों के द्वारा कर रहा होता हूँ, उनके संदेशों को मैं सुन रहा होता हूँ। तो उससे आप जब रोते हैं, आपको तकलीफ होता है, तो मुझे उसमें बाधा पहुँचता है। जी। तो माँ को बहुत ये लगा कि इतना छोटा बच्चा बुजुर्गों जैसा बात करना, जी। सेवा कार्य में लगे रहना, इस कारण माँ का विशेष उनके पास लगाव बचपन से रहा है। जी। अब बचपन तो हो गई, और बचपन के बाद उनके आगे की दिनों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो किस प्रकार का रहा है? हाँ, तो ये कहा जाता है कि उनका बचपन जो है, हम एक दो बात और कह सकते हैं कि वो आगे जाके इतना बड़े महान कैसे बने। जी। मतलब असाधारण थे उनके बचपन। कहा जाता है कि मतलब वो कैसा था कि जो भी कार्य करते थे, धर्म, संस्कृति, देशभक्ति के बाद ये सारे बातें वो करते थे। तो वो असाधारण बचपन उनका अंदर होने के कारण लोगों को लगा कि नहीं, उनका अंदर कुछ दैवी शक्ति मौजूद है, भगवान का कुछ अलग ब्लेसिंग इस बच्चे के साथ में है। तो इसका प्रमाण गांव वाला ऐसे देते हैं कि उम्र के साथ में उनका अंदर दैवी शक्ति मौजूद है। जैसा उसका प्रमाण एक बार माँ जो है, जैसे कि पिताजी का देहांत जो है, बहुत छोटा में ही त्युदाई का उनका पिताजी का देहांत हो गया। तो माँ ने इन 3 बच्चों का परवरिश किए थे। तो झूम खेती जो हमारे पहाड़ में प्रथा है, वो करके वो बच्चों का परवरिश करते थे। तो माना जाता है कि एक दिन वो झूम से वापस आ रहे थे, रास्ता में कोई दूसरे आदमी का खेत में देखा कि मिर्ची पक गया है, गिर रहा है। वो लोग कई दिनों से झूम में नहीं आए। माँ ने सोचा ये बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा मैं तोड़ लेती हूँ। उसको तोड़ कर अपनी टोकरी में रख लिया। आगे गए, अदरक ऐसे ही पड़ा हुआ मिला जो कि व्यस्त होने वाले थे, तो उन्होंने अपनी टोकरी में डाल लिया। घर आके उन्होंने आंगन में आके बरामदे में अपनी जो टोकरी थी उसको बिखर दिया ताकि साफ सफाई कर सके। जादू नाग ने देखते ही तुरंत कह दिया कि माँ, आपने दूसरों का मिर्चा क्यों लेकर है, दूसरा का सब्जी नहीं लेना है। तो मतलब माँ जो है शर्मिंदगी भी हुई और आश्चर्य हुआ कि इस बच्चे को कैसे मालूम ये तो मेरे साथ नहीं गए थे। आगे जाकर अवतारित पुरुष के रूप में भी लोग मानने लगे। कैसे कि वो मतलब जैसे समाधि के बाद बताए, वैसे ही सपनों में वो कहते हैं कि बुबन पहाड़ पर जो गुफा है, अभी जेलियांगरोंग समाज के लिए एक तीर्थ स्थान है, वो सपने में ही उस भगवान को विष्णु भगवान माना जाता है, तिंकाऊ रागोंग। तो उनको दर्शन करते थे, उनसे कुछ धर्म के बारे में, नियम नीति रीति पूजा पाठ के बारे में वो चर्चा करते थे। तो वो सारा निर्देशों को क्या है, एक तिंकाऊ रागोंग और जनता के बीच में एक देवदूत के रूप में वो काम करते थे। जो अच्छे निर्देश मिलते थे वो लोगों को बताने का काम करते थे। भविष्य वक्ता थे वो, लोगों के सपनों का सही अर्थ बताते थे। और वो जो है जड़ी बूटियों का प्रयोग करके लोगों का इलाज करते थे। जी। अब कौन सी उम्र में हम कह सकते हैं कि जादूराम जी का ये जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरीके से उनका जुड़ना हुआ? जी। तो उनका जो एक समाज सुधारक थे, उसके बाद धार्मिक यात्रा उनकी शुरू हुई। उन्होंने बहुत सारा मतलब देशभक्ति गीत की रचना करना, नृत्य का नया, जैसे हम लोग रविंद्र संगीत वगैरह जानते हैं, उस किस्म से उन्होंने गाना के रचना, नृत्य के रचना बहुत सारा ही उन्होंने शुरू किया। तो इस प्रकार जो है उनका एक सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने जो जन आंदोलन, एक शक्तिशाली जन आंदोलन शुरू किया था जेलियांगरोंग समाज में, वो धीरे धीरे जो है अब राजनीति की ओर बढ़ने लगे। जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि लोग जो है एकत्र होते हैं, मंदिर जैसा प्रथा है, ये सारा चीज़ें उन्होंने देखा। और जैसे पहाड़ों में जब
चाय के बागान बनने लगे, तो इंग्लैंड से लोग आके बसने लगे, चर्च की व्यवस्था होने लगे, लोग धार्मिक चर्चा के लिए एकत्र होते हैं। जादू नांग को लगा नहीं, हमारे समाज को भी इसकी ज़रूरत है। उन्होंने धीरे धीरे 1930 में कहा जाता है कि उन्होंने कम्बीरान गांव में 2 मंदिर की स्थापना किए थे। तो इस प्रकार फिर आगे जाके जो है उनकी जो विचारधारा थे, केवल हमें अपने समाज के लिए नहीं, देश में जो चल रहा है उसकी बातें भी हमें जानना चाहिए। तो यात्रा के लिए जब आते थे आप इधर कचार का तरफ, तो उन्होंने जो है गांधी जी के बारे में बहुत सुन रखा था। कहा जाता है कि 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है गुवाहाटी में हुआ। उस अधिवेशन के बाद में सिलचर आने का उनका कुछ प्रोग्राम था, तो जादू नांग ने उनसे प्रभावित था। 100 लगभग उनका अनुयायी जो है फॉलोवर्स थे, उनको रंगारंग एक कार्यक्रम के द्वारा उनका स्वागत करने के लिए तैयार होकर वो आए, लेकिन किसी कारणवश उनका मुलाकात नहीं हो पाया। लेकिन उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई, तो उन्होंने धार्मिक सुधार के लिए मंदिर बनाया। उसके द्वारा धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक जो बदलाव देश में आ रहे थे उसके बारे में भी लोगों को एकत्रित करना, जागृत करना, और आगे जाके उन्होंने लोगों को कह दिया कि मतलब हमें जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो हाउस टैक्स लिया जाता था या उनके सामान को उठाने के लिए कुली का कार्य जो है ज़बरदस्ती किया जाता था, ये सारे चीज़ें जो है जादू नांग अपने इलाके में बता दे, हमारे अपनी ज़मीन है, हम स्वतंत्र जीवन पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए हम उनकी गुलामी कभी नहीं करेंगे और किसी को करने नहीं देते थे। तो धीरे धीरे आप देखिए कि वो उसका जो एक समाज सुधारक, एक सन्यासी की तरह थे, समाज सुधारक बने, क्रांति के तरफ आगे राजनीतिक रूप ले लिया उन्होंने। तो उन्होंने 1928 में कहा जाता है कि लोग अंधभक्त बनने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलामी करने लगे, चापलूसी करने लगे और अपने आस्थाओं से बाहर किसी और के परंपराओं को अपनाने लगे। तब उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों का शासन अंत होने वाला है, ये नागाओं का राज है, हमारा है। तो ये जो है वहाँ का जो इम्फाल का जो SDO बगराते, वहाँ तो खबर पहुंचाने वाले बहुत सारा आज के ज़माने में भी है, ऐसा बहुत जासूस थे जो खबर पहुंचाए। तो उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि जादू नांग का आंदोलन यदि धीरे धीरे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो देश भर में चलाया जा रहा है उससे जुड़ गए तो नागा पहाड़ों पर उनका कब्जा नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उनको पकड़ने का संदेश दे दिया। कहा जाता है कि फर्स्ट उनका गिरफ्तारी जो है 6 दिसंबर 1928 को किया गया था। उनको 7 दिन का जो है कारावास सुनाया गया, लेकिन बाद में सुनवाई के दौरान उनको 3 दिन के बाद छोड़ दिया गया था। उसके बाद तो जो है धीरे धीरे जादू नांग को एहसास होने लगा कि नहीं, हमें केवल धार्मिक कार्य से नहीं होगा, इन ब्रिटिशों से हमें अपने आप को आज़ाद करना है, तो हमें सैनिक प्रशिक्षण भी ज़रूरत होगा। तो उन्होंने एक सैनिक भी तैयार किया था, सेना, जिसको वो रिफेन कहते थे। हाँ, उस ज़माने में लगभग 500 संख्या थे रिफेन के, और हर गांव से एक निश्चित संख्या में जो है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, रिफेन में भेजा जाता था। और उनका जो कैंप बनता था उसमें बाकायदा पूरा नियम होते थे। सुबह उठ के प्रार्थना, भोजन, धार्मिक चर्चा करना, जनताओं के साथ में संवाद करना, इस प्रकार का पूरा होता था। भोजन का व्यवस्था कराना, ड्रिल का प्रैक्टिस करना, इस प्रकार का सारा उनका रूटीन पूरा तैयार किए थे माना जाता है। महिलाओं द्वारा भजन भक्ति गीत सिखाना, नृत्य सिखाना, इस प्रकार की उनकी योजना बनी थी। अब अंग्रेज़ों को मतलब आभास हो गया कि जादू नांग को यदि नहीं कैप्चर किया गया तो आने वाला समय में नागा पहाड़ पर हमारा अधिकार जमाना मुश्किल हो जाए। तो अब धीरे धीरे मतलब वो कोशिश में थे कि कोई ना कोई ऐसा प्लानिंग बने जो जादू नांग को फंसाया जाए, और जगह जगह जासूस छोड़ रखे थे। तो कहा जाता है कि वो धार्मिक यात्रा जो वो भुवन पहाड़ पर जाते थे उस पर भी अंग्रेज़ों का नज़र बना हुआ था। तो धीरे धीरे वो जब जाना शुरू करा, उनका एक्टिविटी पर ब्रिटिशों का ध्यान देना शुरू करा, तो उनका जो धार्मिक यात्रा जो थे, माना जाता है कि 23 जनवरी 1931 को उनका बना था नया प्लानिंग कि तीर्थ स्थान पर जाया जाए। तो आप आगे जाकर हम जाने तो जो पद्मा भूषण
रानी माँ गाइडिनल्यू है जो स्वतंत्रता सेनानी रही, जो जादूनांग जी का मुंह बोला बहन माना जाता है, तो उनके साथ योजना बनी उनका कि इस प्रकार का तीर्थ यात्रा पर जाया जाए। तो सेम जैसा बचपन जादूनांग जी का बहादुरी और मतलब कुछ असाधारण घटनाओं से बड़ी हुई है, वैसे गाइडिनल्यू जी का भी था। तो दोनों का विचार मिलने के कारण धीरे धीरे गाइडिनल्यू भी उनसे जुड़ते गए। और जो 23 जनवरी 1931 को उनका प्लानिंग बना तीर्थ यात्रा के लिए, लगभग 400 अनुयायियों के साथ में गाइडिनल्यू पहुंच गए। 25 को वो लोग बुबन पहाड़ पर पहुंच गए। 25 का रात को माना जाता है कि 50 अनुयायियों के साथ में जादूनांग भी वहाँ पहुँचे। और 26 जनवरी को सुबह वो गुफा पर प्रवेश किया। 19 फरवरी 1931 को माना जाता है कि उनको खेद करने का, उसको गिरफ्तार करने का प्लानिंग ऑलरेडी असम पुलिस उस समय लखीपुर के असम पुलिस ने योजना बना रखा था। और इन चीज़ों से अनजान थे। उस समय ताकेनांग नाम का एक वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर थे इम्तियाज़ अली जी, वहाँ का असम पुलिस का ऑफिसर थे। वेश बदल के जैसे बाकी अनुयायी आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उस किस्म के लिए आए। उन्होंने अपने घर आने के लिए उनको इनविटेशन दिया। गाइडिनल्यू को थोड़ा आभास रहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है जी। लेकिन जादूनांग पहले से जैसे बताया कि बचपन से मिलनसार है जी। वो सबके साथ में मिलना, सबके बातों को सुनना। तो जब जो ताकेनांग थे उनके अपने ही मित्र थे और इम्तियाज़ का भी मित्र था जी। तो उन्होंने ही दबाव डाला कि मतलब आप चले जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए जी। तो बहन मुंह बोला, बहन के मना करने के बावजूद भी जादूनांग जो है अपने स्वभाव का अनुकूल वो मना नहीं कर पाए जी। और माना जाता है कि बराक नदी पार करने के लिए नाव में बैठे और बराक नदी क्रॉस करके जैसे ही नौका से नामने वाले थे, इम्तियाज़ अली और उनके बाकी सेना ने उनको गिरफ्तार किया था जी। तो ये गिरफ्तारी जो है उनको ये आरोप लगाया गया था कि तुमने जो है तुमको जो है उस समय होता है 108 आईपीसी के द्वारा उन पर लगाया गया था जी। उनको ये कहा कि तुमने हत्या किया है। तो इस आरोप का पीछे यदि हम जाए तो 1930 की कोई घटना थी जी, जिसके कारण ये आरोप उन पर लगाया गया। क्योंकि अंग्रेज तो पहले से योजना बना रहे थे कि क्या कारण बना है जो जादूनांग को गिरफ्तार कर सके उनको जी। तो इस प्रकार उसके गिरफ्तारी जो है हुआ है 1931 में जी। बहुत शारीरिक मानसिक रूप से यातनाएं देते हुए उसको इम्फाल ले गए जी। और इम्फाल जेल में उनको रखा गया। और जब मुकदमा चले उस समय भी मतलब वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि जादूनांग छूट जाए। वो जानते थे कि ये यदि हाथ से निकल गए दोबारा नहीं आ पाएगा। तो उन्होंने उनके शुभचिंता उनका अनुयायी मिलने आते थे, मिलने का अनुमति नहीं थे जी। हर अपराधी को भी अपने ओर से एडवोकेट लगा कर अपने सफाई देने का हक होता है जी। लेकिन उनको ये हक भी नहीं दिया गया जी। तो मतलब झूठे वो जैसे चाहते थे वैसे आरोप उन पर लगाते रहे। तो इस प्रकार जो है जादूनांग का कई कोशिश करने का, अनुरोध करने का बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा गया। तो अंतिम में जो है आसाम के गवर्नर डोरा जो है इम्फाल के जो उस समय जो सेशन जज थे हिंगिंग्स जी, जेसी हिंगिंग्स थे सेशन जज, उनको संदेश दिया गया कि जादूनांग का जो है आरोप घोषित हो चुका है। तो उनको 29 अगस्त 1931 को उनको इम्फाल में ही सज़ा, उनको फांसी की सज़ा देनी है जी। तो ये डेट निश्चित होने के बाद में पूरा जनता में जो है जलियांगरोंग समाज में एक आक्रोश फैल गए कि जो अपराध हमारे सेना ने किया है, हमारे नेता ने किया ही नहीं है, वो अपराध के लिए उनको मतलब सज़ा क्यों सुनाया जा रहा है। फिर भी वो जो है उस डेट को और आगे ले जाने के पक्ष में नहीं थे। पता नहीं बीच में और क्या हो जाए, तनाव हो गया था। इसीलिए उस समय में जो है चारों ओर जो है सैनिकों को लगाया गया कि किस प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना ना हो जी। जादूनांग को चुराने का प्रयास ना किया जाए। जादूनांग और उनका अनुयायी जानते थे कि ये भविष्यवाणी पहले उनको मिल चुके थे कि नया फसल के स्वागत से जादूनांग जी ना कर पाए जी। फिर भी लोगों का जो है एक नेता को जो है
जो उनके लिए एक अवतारित पुरुष थे, वो देवता के समान थे, एक राजनेता बन चुका था, उनको इस प्रकार का झूठा आरोप में फंसाना उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिर भी उस समय ब्रिटिश शासन इतना मजबूत है कि वो लोग इतना जागरूक भी नहीं थे। और जो आंदोलन जादूनांग जी चला रहे थे, बाकी आप देखेंगे कि बाकी असम में जो आंदोलन चल रहे थे उस समय भी कई क्रांतिकारी असम में हुए, लेकिन उनके साथ संपर्क नहीं था। शायद ये कमी रह गई। शायद उनके साथ संपर्क होता तो जादूनांग के जो आंदोलन था उसको और बल मिलता। तो कुछ उस समय की जो असुविधाएं हैं, लोगों के साथ आने जाने की व्यवस्था भी नहीं होते थे, और यहाँ अभावों में थे, पहाड़ एरिया में रहने वाले, इस कारण मुझे लगता है कि उनका संपर्क कभी नहीं हो पाया। तो ये डेट जो है उनके फांसी का डेट निश्चित हो गए। तो माना जाता है कि 29 अगस्त 1931 को इम्फाल जेल के पास में नाम्बुल नाम का एक नदी है, उसके तट पर आम के 2 वृक्ष थे, आम के 2 पेड़ थे, उसी के बीच में जादूनांग जी को शनिवार के दिन थे, उस दिन सुबह 6 बजे जो है फांसी का समय निश्चित किया गया। और लोग जो है हजारों के भीड़ में जो है अपने नेता का अंतिम दर्शन के लिए लोग वहाँ एकत्रित हुए। और जादूनांग का अंतिम यही शब्द था कि आप पाठ पूजा जो भी रीति रिवाज मैंने बनाया है और आगे जो मेरा मुंह बोला बहन गाइडिंग लियो जो उसको ले जाएंगे, उसमें आप सभी सहयोग करें, क्योंकि आप पाठ पूजा धार्मिक या कार्य जो करेंगे उसको आज नहीं तो कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। और लोग जो है चारों तरफ जो भी लोग आए थे, हाइपाउ जादूनांग अमर रहे, इस नारे से जो है पूरा आकाश जो है गूंज उठे थे। कहा जाता है वातावरण तनावपूर्ण था और बादल, काला बादल छाए हुए थे, मतलब एक तरह से जो है प्राकृतिक को भी ये स्वीकार नहीं था, मंजूर नहीं था कि एक सच्चा पुत्र जो है मेरा धरती पुत्र इस प्रकार झूठा आरोप में जा रहा है। जी। अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी पुण्यतिथि या जन्म जयंती को हम अभी के समय में सेलिब्रेट करते हैं, अभी आज के दिन हाइपाउ जादूनांग जी को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज के समय में आज के बच्चों में, नौजवानों में हमें हाइपाउ जादूनांग जी को जानना, उनकी जीवनी को अनुसरण करना कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंट है हमें एक अच्छा और सफल नागरिक बनाने के लिए, आप क्या मानती हैं? मुझे लगता है कि आज के ज़माने में तो बहुत आसान है। और जैसे हमने हाइपाउ जादूनांग जी के जीवन से ज्ञान लिया है, जान लिया है कि उस वक्त उन्होंने कितना संघर्ष करके भी अपनों के लिए, आज जलियांवाला समाज आप जो देख रहा है, हराका समाज जो अपने सनातन धर्म को पकड़ रखा है, हाइपाउ जादूनांग जैसा उस समय संघर्ष नहीं करता, तो ये शायद आपको आज देखने नहीं मिलता। तो आज युवा पीढ़ी जो है, आज सारा दुनिया 2 उंगली पर चलता है, तो आप जो है घर बैठे बैठे भी उनके बारे में जान सकते हैं। उनके जैसा ना काम कर सके तो उन्होंने जो जीवन जीने की पद्धति सिखाई है, जो संस्कृति, जिन परंपराओं में अटूट आस्था रखते थे, जिस लोगों के लिए, जिस परंपरा को बनाए रखने के लिए वो शहीद हो गए, ऐसे आस्थाएं क्या थी, ऐसे परंपराएं क्या थी, उसको बनाए रखना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दायित्व है। आज के आने वाले जो देश के भविष्य है, आज के जो नौजवान हैं, वो उतना भी कर ले तो मुझे लगता है ये मतलब उनका बनाए हुए, उनका दिया हुआ मार्गदर्शन को जो है हम अपने जीवन में अमल कर पाएं। और आज पढ़े लिखे समाज है, उनको तो शिक्षा के व्यवस्था नहीं थी, फिर भी आप अपनी शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी के माध्यम से भी आप जरूर इन हाइपाउ जादूनांग की कहानी भी जो है संक्षिप्त रूप में जरूर बताना चाहिए आपको। और उनके जीवन से हम, हर कोई 5 उंगली समान नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई योग्यताएं है, तो उन चीज़ों को समझ के जो है आपको उन्होंने जो भी मार्ग दिखाया, किस किस्म से उस मार्ग पर मैं जा सकता हूँ, ये युवा पीढ़ी को ज़रूर अध्ययन करना चाहिए उनके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि जी, बहुत सही बात आपने बोली है। और
मन तो ऐसा ही कर रहा है कि इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखें, लेकिन समय की भी पाबंदी है। और इस ख़ास दिन पर आप आई हमारे स्टूडियो में, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हाइपाउ जादुनांग जी की पुण्यतिथि के दिन आपने उनकी जीवनी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके संग्राम के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि मुझे ऐसे शुभ अवसर पर आके महान स्वतंत्रता सेनानी हाइपाउ जादुनांग के बारे में संक्षिप्त में कुछ कहने का मौका दिया जी। आगे कभी मौका मिले तो ऐसे ही कार्यक्रम आप लोग रखते रहिए। मुझे ये कार्यक्रम आपने रखा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आभार आपका। श्रोताओं, आप थी हेगोई बामले गामी। आप पेशे से, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया, पेशे से आप शिक्षिका हैं फ्यामपुई हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलोंग की, और साथ ही वे लोदी हरेका महिला समिति की मेंबर हैं और बहुत सारे सामाजिक संस्थानों से आप जुड़ी हैं और इनका सामाजिक कामों में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। और उन्हीं एक्सपीरियंस के साथ साथ एक शिक्षिका के तौर पर जिस तरीके से और सरल और इजी भाषा में आज हमें हाइपाउ जादुनांग जी के जीवनी के बारे में जानने का मौका मिला, इसके लिए आकाशवाणी हाफलोंग हेगोई बामले गामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहा हूँ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग। सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार।